हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। एलपी टेस्ट में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को सबको जानकारी दिया जा चुका है कि बाबू 10 तारीख से आप लोग का पेड कोर्स टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो 10 तारीख से आप लोग जो है एएलपी का टेस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे सामने सबसे पहले रीजनिंग का है और इसमें हम लोग देखेंगे अभी क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्थानीय व्यक्तियों के प्रतिनिधियों ने नदी पर नया पुल बनवाने के लिए जो कि यहां से जालना के बीच की दूरी 7 किलोमीटर कम कर देगा के लिए ज्ञापन दिया है। यहां पर क्या हुआ है, विज्ञापन दिया गया है, यानी कि टेंडर निकलने वाला है। क्या निकलने वाला है? टेंडर निकलने वाला है। क्या चीज के लिए? तो 7 किलोमीटर का दूरी कम करने के लिए एक पुल बनाना है। और वो पुल कहां बनेगा? तो पुल बनेगा नदी पर। नदी पर एक पुल बनने वाला है और जिसके लिए विज्ञापन दिया गया है, इसके बारे में हमको जानकारी यहां पर है। स्थानीय व्यक्तियों के प्रतिनिधियों ने नदी पर नया पुल बनवाने के लिए जो कि यहां से जालना की दूरी के बीच की दूरी 7 किलोमीटर कर देगा के लिए ज्ञापन दिया है। व्यक्ति कम दूरी से यात्रा करना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ही सही। अगर किसी नदी पर पुल बन जाता है और उस पुल के कारण यदि 7 किलोमीटर का दूरी कम हो जाए तो ये तो सबके लिए लाभदायक है, इसीलिए यह बात बिल्कुल ही सही है। दूसरा, दूरी कम करने के लिए पुल आवश्यक है। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नदी पर नया पुल बनवाने के लिए ज्ञापन दिया और जो जालना के बीच की दूरी 7 किलोमीटर कम कर देगा। जब पुल बनेगा तभी वो होगा, इसीलिए यह बिल्कुल ही क्या है, तो सही है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों पूर्व धारणाएं इसका बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है, प्रेस कमेटी को प्रेस की दी गई जाने वाली सरकार के प्रत्येक निर्णय की जानकारी की सीमा के बारे में निर्णय लेना चाहिए। देखिए क्या लिख रहा है, प्रेस कमेटी को प्रेस की दी जाने वाली सरकार के प्रत्येक निर्णय की जानकारी की सीमा के बारे में निर्णय लेना चाहिए। किसको निर्णय लेना चाहिए? प्रेस कमेटी को निर्णय लेना चाहिए। ये बात इसमें कहा जा रहा है। कहां पर? तो प्रेस में दिए जाने में सरकार के निर्णय, यानी कि सरकार का जो निर्णय है वो जो हम कितना छापेंगे कितना नहीं छापेंगे, इस बात का निर्णय किसको लेना है? प्रेस कमेटी को लेना है। यह बात इसमें कहा जा रहा है। तो प्रेस कमेटी ऐसे सदस्य हैं जो प्रत्येक सरकारी निर्णय के संभावित परिणाम के बारे में जानते हैं। प्रेस कमेटी में ऐसे सदस्य हैं जो कि सरकारी निर्णय के संभावित परिणाम के बारे में जानते हैं। तो जितना हमें जानकारी है उस हिसाब से इस बारे में कोई भी जानकारी दिया हुआ नहीं है, यानी कि यह बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दूसरा है, कुछ जानकारी प्रेस से गुप्त रखनी है। देखिए क्या लिखा है, कुछ जानकारी ऐसे हैं जो प्रेस से गुप्त रखनी, यानी कि उनको छपने नहीं देना है। तो उनको छपने नहीं देना है, तो यहां पर जो लिखा है कि प्रेस कमेटी को प्रेस की दी गई जाने वाली सरकार के प्रत्येक निर्णय की जानकारी सीमा के बारे में निर्णय लेना, यानी कि कितना सीमा है हमारा हमारा कितना सीमा है, मतलब हम किस एरिया तक काम कर सकते हैं, कितना जानकारी हम दे सकते हैं, यहाँ पर यही सीमा के बारे में बात किया जा रहा है। तो कुछ जानकारी प्रेस से गुप्त रखनी है, यह बात बिल्कुल ही क्या है, तो सही है। तो पहला वाला गलत हो रहा है, दूसरा वाला इसका सही हो रहा है। कथन नंबर तीसरा, मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि वह वैज्ञानिक होते हुए भी वस्तु परक क्यों नहीं है। यानी कि वैज्ञानिक को वस्तु का परख होना चाहिए, किस वस्तु का क्या उपयोग है नहीं है, ये सारी की सारी बातें वैज्ञानिक को जानना चाहिए। यहां पर यह उसके कहने का अर्थ है। मैं
यह नहीं जान पा रहा हूं कि वह वैज्ञानिक होते हुए भी वस्तु परक क्यों नहीं हो सकता। यानी कि वह वैज्ञानिक है लेकिन इसके बावजूद भी उसको वस्तु का जान पहचान नहीं है। मैं इस बात को नहीं मान रहा हूं, ये बात इसमें कह रहा है। तो वैज्ञानिक साधारणतः वस्तु परक होते हैं, उस व्यक्ति के हिसाब से तो होते हैं, इसीलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। वस्तु परकता एक वांछनीय गुण है, ये कोई जरूरी बात नहीं है। इसीलिए बाबू पहला वाला गलत हो रहा है, सही हो रहा है, और दूसरा वाला गलत हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्या लिख रहा है इसमें। सुरेश पूरब की ओर मुंह किए हुए है। देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सुरेश पूरब की ओर मुंह किए हुए, यानी कि पूरब की ओर उसका चेहरा है, और वह 45 डिग्री वामावर्त, ब से वामावर्त 45 डिग्री, द से दक्षिणावर्त, और फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त। अब उसका मुख किस दिशा की ओर, अपोजिट डायरेक्शन बाबू घटाना है, यहां पर हो जाएगा 135 डिग्री, सॉरी, और यहां हो जाएगा कितना, 225 डिग्री। ठीक है, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, यानी कि उसको क्लॉकवाइज में 225 डिग्री जाना है। तो ये बाबू यहां से यहां हो गया 180 डिग्री, और यहां से यहां हो गया 45 डिग्री, यानी कि 225 डिग्री। आंसर हो जाएगा वह किस दिशा में अभी उसका चेहरा है, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम दिशा में। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, सीरीज का क्वेश्चन है, लिख रहा है इसमें 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई यहां पर बाबू 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 6। आंसर हो जाएगा इसका 840। आंसर हो जाएगा 840। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन। पेरीमेट, पेरीमेट मतलब होता है वैसा जानवर जो मनुष्य का देखा देखी करता है, यानी कि वैसा जानवर जो मनुष्य के चाल ढाल या ये कहिए कि मनुष्य के जैसा होता है। तो वो कौन सा है, तो वो बाबू गोरिल्ला होता है। वह कौन सा होता है, तो गोरिल्ला होता है। उसी प्रकार से मर्स्यूपाइल, इसका मतलब होता है उसके पास जो है एक थैला होता है। मर्स्यूपाइल मतलब थैले वाला जीव। तो थैले वाला जीव कौन होता है, कंगारू। कंगारू को आप देखे होंगे, यहाँ पर पेट में एक थैला जैसा बना होता है, जो उसमें उसमें वो अपने बच्चे को रख करके दौड़ता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, यानी कि कंगारू। दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं, ये हमारा सवाल है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो डिजाइन है इसको हम हटा दे रहे हैं। वन टू थ्री फोर, 2 3 और 4, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3030। यानी कि यहां तक में कुल मिलाकर के 30 स्क्वायर है, 30 वर्ग है। इसके बाद 1 2 1 और 2, यानी कि ये हो गया बाबू 2 और 1 का स्क्वायर, यानी कि 5। तो ये हो गया बाबू 5, यानी कि टोटल का टोटल 3 5 35, यानी कि टोटल इसमें 35 वर्ग हैं, 35 स्क्वायर है। ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। कपड़े हैं, शर्ट है और ताला है। ये हो गया बाबू कपड़ा। कपड़ा के अंदर क्या जाएगा, तो शर्ट, और ताला कहां जाएगा, तो ताला इधर जाएगा। ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन। क्या लिख रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए इस चित्र में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले, सॉरी, इस आरेख चित्र में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। ठीक है, 2 भाषाओं का अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या क्या है,
दो भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या, यहां पर बाबू 2020 प्लस यहां पर 7 और प्लस यहां पर 5, सभी को ऐड कर दीजिए 32। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि सी ऑप्शन, ऑप्शन 3 सी ऑप्शन। क्या लिखा देखिए, 25 मई 1666 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहला 25 मई, मई का कोड हो जाएगा कितना? अप्रैल मई, यानी कि हो जाएगा इसका 2। 1600 का हो जाएगा बाबू कोड 0, 66 का 66, और 66 में आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है और जितना भागफल आएगा उसको लिखना है, यानी कि 16, और इन सभी में देना है 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 25 और 2 27, 27 और 1 इधर से ले लीजिए 28, यानी कि इधर खत्म। ठीक है, और यहाँ पर बच गया बाबू 15, तो 15 का ये खत्म, बच गया यहाँ पर बाबू 1। इसके बाद यहाँ पर 66 है, 7 नंबर 63, 63 खत्म, यानी कि 3 और 1 कितना? तो 4, 4 बचा, यानी कि रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3 और बुधवार 4। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुधवार, ऑप्शन हो जाएगा बाबू डी, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन बुधवार, ऑप्शन बाबू डी। ठीक है, लिख रहा है क्वेश्चन 11 में, सागर वंजा का भाई है। सागर कौन है? तो सागर भाई है किसका? वंजा का। वंजा की बेटी का सागर से क्या संबंध है? वंजा की पुत्री, और इसका और सागर के बीच क्या रिलेशन है? तो ये देखिए यहां पर बाबू ये हो गया भाई, माँ का भाई या पिता का भाई, तो ये कौन? चाचा या मामा, और ये कौन? तो भतीजी या भांजी। अब यहां पर जो है उस हिसाब से भांजी है, उसको टिक आउट कीजिए, ऑप्शन बाबू हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, लिखा है अगला क्वेश्चन, वरुण की बहन का उसके इकलौते भाई की मां के भाई से क्या संबंध? चलिए, वरुण की बहन है, ये है वरुण की बहन, वरुण की बहन का उसके इकलौते भाई की मां के भाई से क्या संबंध? अब बताइए, वरुण के भाई सॉरी भाई की मां, तो मां, मां का भाई कौन? तो मामा, ये आदमी हो गया बाबू मामा। तो आंसर हो जाएगा क्या संबंध है? मामा का संबंध है, ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन, मामा का संबंध है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है देखिए, 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये सवाल हमारे पास है, तो चलिए देखते हैं। 22 फरवरी 2002 दिन हो गया बाबू शुक्रवार का। 15 मार्च 2008 दिन व्हाट? आंसर बताना है, तो बताइए। अब यहां पर सबसे पहला फरवरी का कोड क्या? तो फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड क्या? तो 4, 22 में क्या करेंगे? जो 15 प्राप्त होगा, तो 22 में बाबू -7 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। 4 और 4 तो खत्म ही हो गया। 2002 और 2008 लिखा हुआ है, 2002 और 2008 लिखा हुआ है, तो दो प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है। प्रत्येक 4 वर्ष में कितना शेष दिन? तो 5 शेष दिन होता है, यानी कि 2002 में अगर हम 4 वर्ष जोड़ दे रहे हैं तो हो जा रहा बाबू 2006, और यहां तक में शेष दिन कितना हो जा रहा है? तो 5। इसके बाद 2007 का 1 शेष दिन और 2008 का 2 शेष दिन, 1 शेष दिन और 2 शेष दिन, यानी टोटल कितना हो गया? 8। तो यहां से यहां तक का हो गया 8 प्लस 8, यहाँ -7, यहाँ +8 बराबर
1 और शुक्रवार में एक दिन जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा बाबू शनिवार। ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 नंबर डी ऑप्शन, शनिवार। कुल मिलाकर के 4 नंबर डी ऑप्शन यानी कि शनिवार। ठीक है, क्लियर है सबका? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। लतिका और उसका दोस्त एक दूसरे के सामने एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। लतिका पश्चिम की ओर बैठी है, वेटर ऑर्डर लेने आता है। चलिए बहुत बढ़िया, ऑर्डर लेने दीजिए। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया इधर है और बाबू बाया इधर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, लतिका और उसका दोस्त एक दूसरे के सामने एक रेस्टोरेंट में बैठा। लतिका पश्चिम की ओर बैठी है, पश्चिम की ओर बैठी है, इसका मतलब चेहरा है बाबू पूरब की ओर। चेहरा किधर है? पूरब की ओर है। ठीक है, देख रही है वो पूरब की ओर। वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता और लतिका के दाईं ओर 90 डिग्री पर खड़ा है। यहां हो गया बाबू वेटर। तो वेटर किस दिशा में खड़ा है? वेटर का चेहरा बाबू दक्षिण में है और वो खड़ा है किस दिशा में? तो सॉरी, वेटर किस दिशा में खड़ा है? तो वेटर बाबू दक्षिण दिशा में ही खड़ा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, वेटर दक्षिण दिशा में खड़ा है, सी ऑप्शन। क्या लिखा देखिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया इधर है, बाया इधर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से, सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ठीक है, चलने दीजिए, बहुत बढ़िया काम है, चलते रहना चाहिए। एक दूसरे की ओर चल रहे, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया, तो सबसे पहले सुबह का समय है तो सूर्य होगा पूरब में और बाबू छाया बनेगा पश्चिम दिशा में। सूर्य होगा पूरब में, छाया बनेगा पश्चिम दिशा में। फिर क्या लिखा है, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के सामने पड़ती है। वाई की जो छाया है एक्स के सामने पड़ती, यानी कि एक्स के आगे में छाया है। ठीक है, तो छाया है एक्स के आगे में, तो एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? सिंपल सी बात है, एक्स पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। एक्स किस दिशा मुंह करके खड़ा है? एक्स पश्चिम दिशा में चेहरा करके खड़ा है, तभी तो उसके आगे छाया पड़ रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में चेहरा करके खड़ा, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या लिखा है, 17 जनवरी 2004 को शनिवार था। 17 जनवरी 2004 दिन बाबू शनिवार। 10 अप्रैल 2013, 10 अप्रैल 2013 दिन कौन सा है ये आपको बताना। 17 और 10 माइनस बाबू 7, जनवरी का कोड 1, अप्रैल का कोड बाबू 0, यहां पर भी -1। 2004 से 2013 चले गए हम, सॉरी यहां पर 0 हो जाएगा, 2004 लीप वर्ष है तो 0 ही होगा। 2004 से 2013 है, 9 वर्ष है टोटल। 4 वर्ष में 5 शेष दिन, फिर 4 वर्ष में 5 शेष दिन, यानी कि 2012 हम आ गए। 2004 में 8 वर्ष जोड़े, 2012 आ गए। और फिर एक वर्ष में बाबू एक शेष दिन, यानी कि कुल मिलाकर के 11 शेष दिन। -7 + 11 बराबर +4। शनिवार में 4 दिन जोड़ दीजिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुधवार, वेडनेसडे, ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन, बुधवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, शाइलोगेज में है बाबू। सभी चित्र सुंदर हैं, सभी चित्र सुंदर हैं, सभी सुंदर शानदार हैं। तो सभी चित्र शानदार है, सारे के सारे चित्र शानदार के अंदर है, बिल्कुल सही है। कुछ शानदार सुंदर है और कुछ शानदार जो है वो बाबू वो सुंदर है, बिल्कुल ही सही। तो पहला और दूसरा दोनों ही इसका बिल्कुल ही सही है। कुछ बूंद जाम है,
कुछ बोतल बूंद है, तो कुछ बूंदे खाली है, कुछ बूंदे जाम है, कुछ बोतल बूंदे हैं, कुछ बूंदे खाली है। खाली का तो कोई चर्चे नहीं है। बोतलें जाम है, बोतलें जाम है बिल्कुल ही नहीं, कुछ तो है कुछ नहीं है। यहाँ पर बाबू गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों का दोनों इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि बोतलें जाम है का मतलब हो जाता सभी बोतलें जाम है, तब ठीक होता। कुछ बल्ब प्रकाश है, बल्ब का कुछ हिस्सा क्या है, तो ये है बाबू प्रकाश। सभी प्रकाश लैंप है, सारे के सारे प्रकाश जो है वह लैंप है। तो कुछ बल्ब लैंप है, कुछ बल्ब बाबू लैंप है, बिल्कुल ही सही। कोई प्रकाश बल्ब नहीं है, प्रकाश का कोई भी हिस्सा जो है वह बल्ब नहीं है, ये बात बिल्कुल ही क्या है, तो गलत है। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। मीत एक गैलरी की सफाई कर रहा है, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया इधर और बाया इधर। मीत एक गैलरी का सफाई कर रहा है जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है, यानी कि पश्चिम की ओर आप प्रवेश करते हैं, ठीक है। प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है, मतलब हम जो एंट्री किए तो वह बाबू पश्चिम की ओर एंट्री किए, और जब हम उधर से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलेंगे पूरब की तरफ, ठीक है। प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। गैलरी में प्रवेश करने पर वह विपरीत दिशा में चलना, प्रवेश किया विपरीत दिशा में, यानी कि पूरब की ओर चलना शुरू कर दिया, और फिर अपना मुख प्रवेश द्वार की ओर मोड़कर, पश्चिम की ओर मोड़कर बाईं ओर सफाई करना शुरू कर देता है, बाईं ओर सफाई शुरू कर देता है। उसने किस दिशा में सफाई की शुरुआत की, उसने दक्षिण दिशा में सफाई की शुरुआत की। ऑप्शन बाबू एक नंबर ए ऑप्शन। असंगत को पहचानिए, मछली है, सांप है, मगरमच्छ है और घड़ियाल है। ये तीनों का तीनों बाबू रेप्टाइल्स होता है, मतलब कोल्ड ब्लडेड, मतलब रेंगने वाला जीव, और ये तैरने वाला जीव, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मछली, ऑप्शन एक नंबर ए ऑप्शन। क्या लिखा है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। बच्चों की एक कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 27वां है और तथा नीचे से 51वां है। बताए कि बताएं कि कुल कितने बच्चे हैं, -1 इक्वल टू आंसर। 51 में से गया तो 50, 50 और 20 57, 77। आंसर हो जाएगा बाबू 77, ऑप्शन हो जाएगा 3 7 ऑप्शन, सॉरी 3 ऑप्शन। क्लियर। चलिए अगला सवाल 23 नंबर क्वेश्चन, क्या लिख रहा है इसमें देखिए। डॉलर दर्शा रहा ए बी का भाई है, यहां पर ये भाई हो जा रहा है, यहां भी भाई ही दर्शा रहा है, भाई ही होगा। @ दर्शा रहा है बी की माता है, तो अब क्या है, माँ का भाई, माँ का भाई तो मामा, और मामा का भाई तो मामा, यानी कि अंकल। ऑप्शन बाबू एक नंबर पी जो है एस का मामा है या अंकल है, ऑप्शन बाबू एक नंबर ए ऑप्शन। ट्वेंटी फोर, क्या लिख रहा है इसमें, एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र को मुख करके ताश खेल रहे हैं 6 लड़के, 2 2 4 2 6, ये हो गया बाबू दाया सिरा, ये हो गया बाबू बाया। सुभाष प्रमोद के दाईं ओर बैठा है, सुभाष प्रमोद के दाईं ओर बैठा है, प्रमोद के दाईं ओर कौन बैठा है, तो सुभाष। उमेश और सुरेश के बीच एक व्यक्ति बैठा, प्रवीण सुभाष और उमेश के बीच में, प्रवीण सुभाष और उमेश के बीच में बैठा है। उमेश और सुरेश के बीच एक व्यक्ति बैठा, उमेश
और डैश यहां पर बाबू सुरेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, और प्रवीण आलोक के बाईं और दूसरे स्थान पर, प्रवीण जो है आलोक के बाएं पहला बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। आलोक और सुभाष अपना स्थान अदला बदली कर लेता है, आलोक और सुभाष अपना स्थान बदल लेता है। तो प्रवीण के दाईं और दूसरा कौन होगा? प्रवीण के दाएं पहला दाएं दूसरा होगा आलोक, आलोक तो बदल दिया सुभाष से, यानी कि क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका सुभाष। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। 25 क्या लिख रहा है इसमें? करीम का मनपसंद खेल कौन सा है, ये आपको बताना है। आनंद, डेविड, करीम मानो खेलों के शौकीन है। हर किसी का हॉकी, शतरंज, क्रिकेट और फुटबॉल में भिन्न मनपसंद खेल है। डेविड क्रिकेट और हॉकी के मैच पसंद नहीं देखता। डेविड को क्या क्या चीज नहीं देखता है, तो हमको पूछ क्या रहा है? और करीम का मनपसंद खेल कौन सा है? ठीक है। आनंद को हॉकी, शतरंज और क्रिकेट अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो आनंद को हॉकी अच्छा नहीं लगता, शतरंज और क्रिकेट भी अच्छा नहीं लगता। आनंद को हॉकी अच्छा नहीं लगता, शतरंज नहीं लगता, क्रिकेट नहीं लगता, तो आनंद को फुटबॉल लगेगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? डेविड क्रिकेट और हॉकी के मैच नहीं देखता। डेविड को क्रिकेट और हॉकी पसंद नहीं था, डेविड को शतरंज पसंद होगा, ये भी हो गया। इसके बाद क्या है? मानो क्रिकेट नहीं देखता, तो मानो के हॉकी देखेगा, तो बचा कौन? क्रिकेट। और पूछ किसके बारे में रहा? करीम के बारे में, यानी कि करीम को क्या पसंद होगा? क्रिकेट पसंद होगा। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए डिफेंस डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज किस स्थान पर है? माने डिफेंस माने रक्षा, डिफेंस सर्विस, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज की स्थापना 1905। इसका उत्तर वेलिंगटन होगा। 1905 में किया गया। कब किया गया?
1905 में किया गया। वर्तमान का इसका प्रमुख जो है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र भट्ट। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र भट्ट। वर्तमान में यह वेलिंगटन कहाँ है? तमिलनाडु में। यह संस्था कहाँ है? तमिलनाडु के वेलिंगटन में। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? यहाँ पर तो ये होगा, लेकिन वर्तमान में यह बदलकर 22 हो गई है। कितनी हो गई है? 22 हो गई है। 15 + 7 = 22। 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, 7 किसका है? राज्यसभा का। दो प्रकार की समिति होती है। समिति दो प्रकार की समिति होती है। दो प्रकार की समिति होती है। पहला अस्थाई, दूसरा स्थाई। अस्थाई समिति। अस्थाई समिति में 3 होते हैं। पहला होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। दूसरा प्राक्कलन समिति। तीसरा सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति वे होती है जो जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं वे किस स्थिति में हैं, उनको रहने दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए या क्या परिवर्तन किया जाए, तो इसके बारे में सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किया जाता है। जो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय आपको इस समिति में 15 सदस्य रखे गए थे, 10 लोकसभा 5 राज्यसभा के। परंतु वर्तमान में इसकी संख्या बदलकर 22 हो गई है। और 22 हो गई है, वह इसमें 15 लोकसभा का और 7 किसका है? तो राज्यसभा का। इसका उत्तर होगा सी। बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है? बरौनी में। तेल शोधन कारखाना कहाँ है? बरौनी में। इसकी स्थापना 1964 में की गई। 1964 में की गई। यह रूस एवं रोमानिया के सहयोग से बनी है। रूस एवं रोमानिया के सहयोग से बनी है। रूस एवं रोमानिया के सहयोग से बनी है। सबसे बड़ा बात है कि सबसे पहले भारत में कच्चा तेल आयात किया जाता है। 80% आयात किया जाता है कुल खपत का। और भारत उस कच्चा तेल को मंगाने के बाद अपने यहाँ रिफाइन करता है और तब इसका निर्यात भी करता है। क्या करता है? निर्यात भी करता है। तो पहला तेल शोधन कारखाना कहाँ खुला? बरौनी में। किसके सहयोग से? रूस एवं रोमानिया के सहयोग से बना।
बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता, जन्म पश्चिम बंगाल में। उन्होंने बंगाली नामक पत्रिका निकाली और ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक भारत को किस प्रकार औपनिवेशिक काल से मुक्त कराया जाए और भारत की वर्तमान स्थिति, उस समय की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन इस किताब के अंतर्गत करता है। जिसके लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जिसके लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये जो पुस्तक है, ये नेशन इन इंडिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की क्या है? आत्मकथा है, बायोग्राफी है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951। यह भूमि सुधार से संबंधित भूमि सुधार से संबंधित संशोधन है। मतलब है क्या? आपकी भूमि को सरकार के द्वारा सार्वजनिक हित में ग्रहण कर सकती है। मतलब आपकी भूमि को अगर सरकार ग्रहण करती है तो आप सरकार के विरुद्ध केस नहीं कर सकते हैं। और इसको संशोधन करके भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कहाँ शामिल किया गया? भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मतलब हुआ अगर 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाएगा तो इसके विरुद्ध आप किसी प्रकार का केस मुकदमा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में जाकर आपको 2003 में यह प्रावधान किया गया कि 1978 के बाद जो भी कानून भूमि सुधार से बनी है, अगर वह जनता के अहित है तो न्यायालय उसका निर्णय कर सकता है। वर्तमान में 9वीं सूची में रखने के बावजूद भी किसी भी विषय को आप सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जा सकते हैं और उसमें आपको गलत साबित होने पर वापस, अगर यह नहीं होता तो पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और सिंगूर में आपको टाटा का नैनो कार लगाया जा रहा था, जो किसान को मजबूर कर दिया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उसको बंगाल के नंदीग्राम और सिंगूर में टाटा का नैनो कार हट गया और वह प्रोजेक्ट गुजरात में चला गया। इसलिए 9वीं सूची में रखने के बाद अब वर्तमान में न्यायालय की परिधि के अंतर्गत आता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इसका उत्तर होगा 9 जनवरी। क्या उत्तर होगा? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को अपोलो बंदरगाह पर। किस बंदरगाह पर? अपोलो बंदरगाह पर उतरते हैं। अपोलो बंदरगाह पर उतरते हैं। यहाँ से आ, आ, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका 1893 में दादा अब्दुल्ला व्यापारी का मुकदमा सुनने गए थे और वहां पर दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में उतरे थे और 21 वर्ष के बाद वापस भारत लाए थे। उन्हीं के यादगार में वर्तमान में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन दिवस? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया? ये भगत सिंह दिया था। साम्राज्यवाद का नाश हो, इसका नारा दिया था भगत सिंह। भगत सिंह को सॉन्डर्स की हत्या के मामले में इन्हें 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी और उसी समय इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये सब नारे लगाते थे। भगत सिंह की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक लेनिन को उन्होंने जेल में पढ़ा करता था। लेनिन रूसी क्रांति से प्रभावित था। इन्होंने मजदूर वर्ग का समर्थन किया था और भगत सिंह बाद में जाकर समाजवादी बन जाते हैं। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में करता है। इसलिए यह नारा कौन दिया था? भगत सिंह। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड कौन बनाया? आप लोग को याद रखना होगा, राकेश शर्मा। 7 सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? यह रहा था 7 दिन 21 घंटा 40 मिनट। यह भारतीय है। यह कौन है? भारतीय है। दूसरा है सुनीता विलियम्स। यह 127 दिन रही थी अंतरिक्ष में, तो 27 दिन रही थी। यह भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक है। भारतीय मूल का। कल्पना चावला, जिन्होंने 15 दिन रहा था, यह भी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। उसके बाद वेलेंटिना तेरेस्कोवा 1969 में यह गई थी। रूसी अंतरिक्ष यात्री है। रूसी अंतरिक्ष यात्री है जिसने 3 दिन रहा था। कितना दिन? 3 दिन। तो इसके अनुसार से अंतरिक्ष में रहने का सर्वाधिक दिन तक इसके अनुसार सुनीता विलियम्स होगी। लेकिन ओवरऑल 878 दिन 878 दिन यह रहा था ओलेगा कोनो ओलेगा कोनोनेको रूस का है, जिन्होंने 878 दिन रहा। इसका अगर इसके अलग चॉइस होगा तो इसका उत्तर होगा ओलेगा कोनोनेको, या 878 दिन रहा। लेकिन इसके अनुसार इसका उत्तर होगा सुनीता विलियम्स। सालारगंज म्यूजियम कहाँ है? सालारगंज म्यूजियम तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। सालारगंज म्यूजियम तेलंगाना में है, जो वर्तमान में हैदराबाद में होता है। उसके बाद परमाणु बम का विकास किसके दौरान हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध नामक कार्यक्रम में 25 नवंबर 1942 को 25 नवंबर 1942 को मैनहट्टन परियोजना के अंतर्गत इसका आविष्कार किया गया। यही परमाणु बम है जो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया था।
उसका नाम है लिटिल बुआ। लिटिल बुआ एवं फैट बम। लिटिल बुआ एवं फैट बम परमाणु बम गिराया गया था। तो परमाणु बम का विकास सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ, मैनहट्टन परियोजना के अंतर्गत। और जो परमाणु बम गिराया गया जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया, उसका नाम था लिटिल बुआ फैट बम। लिटिल बुआ और कौन है? फैट बम। एक व्यक्ति जिसके पास कुछ धन है, वह बाजार से वह राशि को 50 संतरा, एक मिनट, 50 संतरा या 40 आम खरीद सकता है। वह टैक्सी किराए के लिए 10% रखता है और 24 आम खरीदता है, तो शेष राशि का संतरा खरीदता है। आप बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 40 की बात करो, ये 50 संतरा, ये हो गया बराबर 40 आम। अब रेट में चलिएगा तो संतरा और आम का रेट की बात करें, ये सुना सुना कर दो, 4 रुपये और 5 रुपये मान लो। तो 4 रुपये और 5 रुपये यदि हम लेते हैं, हमारा कहने का मतलब है यह 24 आम खरीदते हैं, तो 24 आम खरीदते हैं, तो हमारा कहने का तो यदि आम खरीदेंगे तब 120 रुपया पड़ेगा। आप बताओ, 120 रुपया पड़ेगा तो उसका मतलब 96 रुपया का हमारा संतरा होगा। अब 10% किराया में जाएगा, तो जितना रुपया, मान लेते इसको बात करें, जितना रुपया यहाँ यूज करेंगे उसी की बात यहाँ पर हम यूज करेंगे। क्या 10% हमारे पास, तो 90% में हमारा काम चलेगा। 90%, तो मान लेते हैं दोनों का दाम यदि रुपया में लिया जाए तो टोटल कितना हो सकता है? एक मिनट, टोटल मान लीजिए मेरे पास, दोनों का मल्टीपल ले लो,
इसकी बात करूं मैं, यदि लूं तो मान लीजिए 4 और 5 का 20 रुपया यदि मान लेते हैं, तो 20 रुपया जब खरीदेंगे तो 20 रुपया के हिसाब से हमारे पास कितना हो जाएगा? तो हमारे पे 20 रुपया के हिसाब से संतरा की बात हो दी और ये बात करो तो 10% हो जाएगा, तो 10% 18 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं, चलो तो देखो, हमारे पास ये पोर्शन और ये पोर्शन यदि हम यहाँ पर देखें तो आम का दाम यहाँ से काटे, हमने लिखा था 50 संतरा और 40 आम की बात करें तो संतरा आम रिलेशन, अब देखिए संतरा आम रिलेशन हो गया कितना का? 4 और 5 का। तब 4 और 5 की बात करें तो यदि हम 24 यहाँ से खरीदते हैं तो 24 खरीदें तो 24 गुने 5 120। अब 10% मेरा चला गया तो 200 का 10% हम हटा देते हैं, 200 रुपये 550 20 का मल्टीपल ले लेते हैं तो 20 रुपया हम इसमें से हटा देते हैं, तो मेरे पास बचेगा 200 में से 120 प्लस 20 कितना हो गया? 140, बचा 60। अब एक संतरा का दाम कितना रुपया है? 4 रुपया। एक संतरा का दाम 4 रुपया है, इसका मतलब हम कितना संतरा खरीद पाएंगे? 15 संतरा। आंसर लिखोगे 15 संतरा। 4 और 5 का मल्टीपल में ले लो, दोनों को बराबर कर दो। नेक्स्ट आ जाओ। ए उस शर्त पर फ्रिज खरीदता है कि पहले साल के अंत में 1020 रुपया, दूसरे साल में 1003 रुपया, तीसरे साल में 990 रुपया भुगतान करने के बाद 1500 रुपया नगद भुगतान करना होगा, ब्याज 10%। अब देखिए सीआई की दर से लगेगा कितना ब्याज दिया। अब चलिए 10% उल्टा चलेंगे, 10% यदि देंगे इंटरेस्ट होगा 110%, 110% की वैल्यू हो गया 990 रुपये, 100% की वैल्यू 900 रुपये। अब क्या करें, 1003 रुपया देते हैं, अब इसमें जोड़ दें 1003, हो गया 1903 रुपये। अब ये होगा 110%, 110% बड़ा होगा 1903 रुपये। 100% कितना होगा? 1903, एक मिनट, एक नौती बात ठीक है, 1903 बटा 110 गुने 100। आप काटिए, एक सुना यहाँ काटिए, 1 8 एक हो गया, इसके बाद क्या होगा? 8 0 7 3 1730 रुपये। अब 1730 रुपया में कितना जोड़ देंगे हम? 1020 रुपये जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 0 3 2 5 7 2750 रुपया। ये होगा 110%, 2750 रुपया। 100% कितना होगा? एक सुना काटिए, 25 2500। इसका मतलब रियल वैल्यू उसका कितना होगा? 2500। ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया 2500। अमाउंट कितना हो गया? 1020 में कितना जोड़ना होगा? 1003, उसमें कितना जोड़ना होगा? 990। अब बताइए, 3 9 2 11 9 1 10, आई कितना हो गया? 3013। अब बताइए, ये अमाउंट हो गया तुम्हारा 3013 रुपया। तो 3013 में से हम 2500 घटा दें, आंसर होगा 513 रुपये। आंसर लगाइए बी, क्योंकि हम पेमेंट जो करते हैं अमाउंट पेमेंट करते हैं, इसलिए 10% हर एक साल 110%, 900 रुपये बना। 1003 दे दिया तो 1903 रुपये, 110%, ये बन गया 1780। फिर 1020 दिया था 2750 रुपये, 110%, रियल वैल्यू उसका क्या होगा? 2500। अगला आइए, क्या दिया आपके पास? हाँ, ध्यान देना, इसमें क्या क्वेश्चन दिया है? एक मिनट रुकिए। एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतनों का अनुपात 3:5, पिछले वर्ष और वर्तमान में है दौरान 2:5। अब देखिए लक्ष्मण और गोपाल ये है 3:5, कब? एक वर्ष पहले। अब चलिए लक्ष्मण और गोपाल अलग, एक वर्ष पहले अरेंज कर दो, एक वर्ष पहले और अब लक्ष्मण और गोपाल क्या रेशियो है? 2 3
4 5। अब आ जाइए, एक बात बताइए तो, पहले को यदि मैं गुना कर दूं वर्तमान बट्टा पहले से तो बचेगा क्या? पहले पहले कट जाएगा तो बचेगा वर्तमान। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलो, तो 3 गुने उल्टा करोगे 3/2, ये हो गया लक्ष्मण का। अब गोपाल का हो गया 5 गुने 5/4। अब देखिए 5 3 5 है, ठीक है, हटाइए। अब यहाँ से देखिएगा कटने वाला कोई है नहीं है। 3 तिया, चलो 3 तिया 9, 9 चौका 36, 25 दूना 50, और कटेगा नहीं कटेगा। अच्छा यहाँ से ऐसे काट दो, 2 से काट दो, 3 तिया 9 दूना 18/25। अब किसका निकालना है? लक्ष्मण का। तो लक्ष्मण का वैल्यू निकालना तो 18/43 गुने 4300, यहाँ से काटो 100, आंसर होगा 1800। तो ये याद रखना, पहले गुने वर्तमान बटा पहले, इसी से क्वेश्चन बनाना, नहीं तो एक्स वाई पर बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा। आ जाइए, ये क्या है? ठीक। आज पर कमर्शियल मैथ को थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। ए बी सी का है, विज्ञान देता है। ए का औसत 83, बी, ए का औसत अंक 83, बी सी का औसत अंक है, बी सी कंबाइंड, बी सी होगा, एक मिनट के, बी सी 76, सी के औसत अंक 85, ए बी का औसत अंक 79, बी सी का औसत अंक 81। अच्छा, ए का दिया है, सी का दिया है, ए बी का दिया है, एक चीज छूट गया तो लगता है। ए का औसत अंक 83, 86, सी का 85, बी का, अच्छा ये जी नहीं, ये नहीं कुछ होगा। अच्छा चलिए पहले आइए, ए और बी लीजिए। ए का 83, बी का 76, ए बी कंबाइंड देखिए क्या है, ए बी कंबाइंड 79, 79, यहाँ घटाइए 3 और 4, रुक जाइएगा अभी लिखे आप। अब चलो बी सी कंबाइंड 81, बी और सी लीजिए, बी और सी, तो बी का कितना है, बी का है 76 और सी का है 85, अब बीच में होगा 81, घटाइए 4, ये हो जाएगा 5। देखिए दोनों बी है तो 4 हो गया। अब आ जाइए, यहाँ ए है, बी है, सी है, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए। आ जाइए, अब सर ए का एवरेज कितना था 83, बी का एवरेज था 76 और सी का एवरेज था 50। ठीक है, अब हम 83 लेके चलते हैं, या 50, 4 3 7 5 83 लेके चलते हैं। 83 यहाँ लिए से -7, 7 चौका 28 नेगेटिव, ऐसे 2, तो 5 दूना 10 पॉजिटिव, तो बोलिए 18 नेगेटिव होगा। 18 नेगेटिव होता है, इसमें से 18 घटाइए, टोटल संख्या 4 3 7 5 12, 12 के क्या 1.5। अब 83 1.5 घटाएंगे तो क्या होगा 81.5। ऑप्शन देखिए, इसका डी होगा 81.5। चलिए ये हो गया तुम्हारा 39। आ जाइए, क्या दिया है आपके पास क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। एक कंपनी अपने विक्रेता कुल बिक्री का 12% कमीशन देता है, 15,000 से अधिक बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि विक्रेता अपनी आय निकालने के बाद 52,350 रुपया कंपनी में जमा करे, देखिए कंपनी में जमा करने का मतलब अपना कमीशन काटना। यदि मान लेते, एक बात बताइए, 12% देता है 15,000 तक, उसके बाद 13%, यदि 1% शुरू से दे तो कंपनी का पैसा कम हो जाएगा। तो 15,000 का 1% निकाल लीजिए पहले, 150 रुपया। आप क्या कीजिए, 52,350 में से 150 रुपया घटा दीजिए, तो 52,250 हो गया। अब बताइए, 12% कमीशन, 1%, तो 13% हो गया सेल्समैन का, तो कंपनी का कितना हो जाएगा, कंपनी को होगा 87%, तो 87% कितना होगा, तो 100% कितना होगा, तो 52,250 बटा 87 गुने 100। अब इसको काट के देखो तो कितना से कट जाएगा लगभग, कंपनी में कटेगा नहीं,
देखते हैं 29 या 87, 5 5 पर 10 4 तो 5 5 10 4 14, कैलकुलेशन कहीं गलती, 150 रुपया कटाया, ठीक, 87 कटेगा, 8 7 29, 8 7 15, 3, अच्छा काट के देखते हैं, रुको, 6,000 8,000 50,000 तो नहीं होगा, 8,000 ये की बात करें, एक में 15,000 का 1% 12% अधिक, ठीक है कोई बात नहीं, 52,250 बटा 87, 87 8 7 7 से लगाओ तो 7 दूना 7 7 49, 4 4 हो गया, 8 से 56 4 नहीं होगा, 6 से लगाओ, 6 से लगाओगे तो क्या होगा, 7 6 42 4 और 8 6 48 4 52, 5 जीरो बच जाएगा, लगभग होगा, इसका आंसर लगभग में जाएगा, तो 6 क्या सुना और है, ये 2 सुना और बढ़ा दो, तो 2 सुना बढ़ा दो, एक और दो, तो 87 बचे, 7 बचे 35 3 8 45 3 43, कितना हो जाएगा, 15 नहीं 115 हो जाए, एक बार करो, 7 बचे 35 3 8 45 3 43, तो ये हो जाएगा कितना 65, एक सुना और लगाओ, अब इसे लगा दो 7 बार में, ठीक है, दशमलव और आ जाएगा, एक शून्य बढ़ा 2 शून्य बढ़ा, 87, कहीं कैलकुलेशन देख लेते हैं, लगभग लगभग बताओ ना, लगभग लगभग 65,700 के लगभग, लगभग चलो कैलकुलेशन देख लेते हैं, 2 2 खत्म, 5 जीरो नहीं कटा है, नहीं रहे, एक सुना यहाँ आएगा, 60,500, एक मिनट को, लगभग होगा, लगभग 60,570 रुपये, कोई ऑप्शन नहीं है, नॉट लगा, आ जाइए, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात है 3 7, 7 मिलकर कार्य करने पर 10.5 दिन लगता है, 8 दिन 7 कार्य करते हैं, तो बताइए शेष कार्य को 60 का 60% ए अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात है, 8 दिन का मतलब शेष कार्य का ना, तो 10.5, एक मिनट को 10.5 में 8 घटा दो पहले, तो कितना होगा, अढ़ाई, अढ़ाई का मतलब होगा 5/2, तो एक बताओ 10 क्षमता के लिए, ए बी की क्षमता है 3 7, 10 क्षमता के लिए बचा हुआ है 5/2 का, 2 दिन के लिए, अब इसका 60% काम करे, 60/100, अब कौन करेगा, ये हुआ ए बी, और ए अकेला, ए का क्षमता कितनी है 3, 3 गुने टी, लगा दो, अब यहाँ से 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म, 3 से काटो 2, 2 से 2 काट दो, टाइम कितना बहुत दिन होगा, 5 दिन, आंसर लिखिए 5, यहाँ क्वेश्चन है 7 का वो न्यूनतम गुणनखंड क्या होगा, जो देखिए जब ये यहाँ से लगा रहे तो एलसीएम लोगे, 2 3 4 5 6 का एलसीएम, 2 से काटो 2 3, 3 से काटो खत्म, 2 गुने 5, 3 दुना 6 दुना 12 पंचे 60, कांस्टेंट लगाओ, अब देखो अंतर देखो, 2 में 1 गया 1, 3 में 2 गया 1, तो -1, अब आइए किसका गुणज खोजना, 7 का, तो 60 में 7 से भाग दे, 8 सत्ते 56, 4 के, अब -1, तो 4 के -1 है, अब देखिए 7 का पहाड़ा है, 7 ये -1 उधर तक जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8, तो 4 के का वैल्यू होगा 8, बट 8 के का मान क्या होगा 2, अब ये 2 जो होगा के की जगह पर रखिएगा, अब बताइए 60 में 2 से गुना कीजिए, 1 घटाइए, आंसर होगा 119, लिखोगे 119,
अगला आइए। टू ए 2/a प्लस 3, देखिए 2a माइनस 2/a बराबर हम कर सकते हैं -3। ए कॉमन कर लें, इसमें 2 कॉमन कर लें, 1 मिनट, इसमें 2 कॉमन कर लीजिए। 2 कॉमन करते ए -1/a बराबर होगा -3। ए -1/a बराबर क्या होगा? -3/2। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन है ये क्या दिया, ए स्क्वायर दिया है, यहाँ ए स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ए क्यू होना चाहिए। ठीक है, ए क्यू -1/a³ प्लस क्या है 2, ये होगा a -1/a का होल क्यूब प्लस 3a -1/a अब प्लस 2, इसका मान कितना दिया? -3/2 का होल क्यूब प्लस 3 गुने -3/2 प्लस 2। ठीक है, 3 क्या 9 27, -27/8 -3 प्लस 2 1 हो जाएगा, 28/7 35, तो -35 बटा क्या होगा 8 रुपये प्लस होना तो माइनस 8, 35 बटा कितना हो जाएगा 8। कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं कैलकुलेशन देख लो। 3 या 9 थे 27, 8 2, इसके बाद है +2 -1 हो गया 27 8 35 -35/8 होगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, यहाँ पर ये होगा ऐसे 35/8 नेगेटिव नेगेटिव -8/35 कितना होगा 35/8। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, ये क्या है भाई देखने दो। आइए, एक ही पद के दो रिक्त स्थानों के लिए एक पुरुष और उसकी पत्नी साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं। पति के चुनने की प्रायिकता 1/7, पत्नी के चुनने की प्रायिकता 1/5। सिर्फ एक का चुनाव हो। एक काम करो, सिलेक्शन और रिजेक्शन कर दो हस्बैंड और वाइफ का। 1/7 सेलेक्ट होगा तो 6/7 रिजेक्ट होगा। 1/5 सेलेक्ट होगा तो 4/5 रिजेक्ट होगा। यदि पति का सिलेक्शन होगा तो पत्नी का रिजेक्शन होना चाहिए। 1/7 गुने 4/5 होगा 4/35। पत्नी का सिलेक्शन हो तो पति का रिजेक्शन होना चाहिए। 1/5 गुने 6/7 6/35। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 10 बटा क्या होगा 35। आंसर होगा 2/5, माने 40% चांस है दोनों में से किसी का सिलेक्शन होगा। 2/7 होगा, सॉरी 2/7, यहाँ 7 होगा, ठीक कर लीजिएगा 2/7। कौन ऑप्शन होगा? बी। चलिए इसको देखा जाए। 20x15 वाली एक आयताकार की बोर्ड शीट का सर्वांग वर्ग काटकर एक खुला बॉक्स बनाइए। जो वर्ग के प्रत्येक देखिए, एक बताइए, एक है 20x15 का, तो 20x15 में ये काट हटा दीजिए। तो 20x15 में यदि हम इसको हटा दें तो मेरे पास ये पार्ट हट जाएगा, ये पार्ट हटेगा, इतना दूर हट जाएगा, सब हट जाएगा, इतना दूर हट जाएगा। जो बचेगा इसका मतलब है 20 में से 2 इधर है 2 इधर है, इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 20 में से 2 गुने 2 16 बचेगा। 2 इधर है 2 इधर है, इसका 15 है ना, तो 15 में से 2 दूना 4 हट जाएगा, 11 हो जाएगा। अब कहता है यदि बॉक्स प्रत्येक बता 2 संख्या, बॉक्स से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा यहाँ पर देखिएगा। अब आइए, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अब ऐसे फॉर्म करो, लेकिन बेहतर होगा इसे मत बनाना। हम आयतन की बात किया, इसको ऐसे नहीं करना है। तुम्हें क्या करना, 20 गुने 15 पहले था तो कितना हुआ 300 हुआ, इसमें 2 दूना 4, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 2 होगा तो ये 4 होगा, ये 2 2 होगा तो 4 होगा। क्या होगा 4 4 8 4 16 4
4 से 16 16 हो जाएगा। तो शेष जो होगा वो हो गया 300 में से 4 गुने 4 हटा दो तो 284। आंसर लिखो 284। आइए क्वेश्चन है हम लोग के पास, एक फव्वारे के वृत्ताकार सीमा बाउंड्री पर 3 लड़के खड़े हैं, वे आपस में एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। सीमा की त्रिज्या 5 मीटर हो तो दोनों लड़कों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? देखिए ये एक सर्कुलर है, 3 पॉइंट पर खड़ा है, तो कन्फर्म समबाहु त्रिभुज बनेगा। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 5। ठीक है, तो 5 है, तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होता है आर बड़ा होता है भुजा बाई √3। ये आर का वैल्यू हो गया, तो 5 ये 5 बराबर होगा ए बाई √3। भुजा जो होगा 5√3। आंसर लिखोगे 5√3। यदि किसी धनराशि का 3% 1/3 भाग 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर शेष 8%, बताओ 1/3 ये बात 3 पार्ट का, तो 6 पार्ट टोटल मान लो। टोटल मान लेते हैं हम कितना? 6। 1/3 का 6 का कितना परसेंट? 3%, तो 6% आ गया। अब 1/6 का कितना परसेंट है? 6%, ये भी 6% आ गया। अब बताइए यहाँ भाग था कितना? 3 6। अरे एक मिनट रुको रुको, कहीं गलती किया? अच्छा, 2 भाग 1 3 भाग, तो बचेगा 3 भाग होगा, तो 3 भाग, तो 3 का कितना परसेंट? 8%। 8 त्रिक 24%, जोड़ दो 24 34 36%। 36 ओवरऑल हो गया। अब देखिए एवरेज क्या हो जाएगा? 36/6 6%, तो 6% 600 रुपया, 100% कितना होगा? 10,000। आंसर होगा 10,000। ये तो सबका रटल रहता है, क्या है? 10% कम कर दो, 10 में बढ़ा दो। जब सेम परसेंट है तो एक फॉर्मूला याद होगा, x²/100% की कमी। तो 10 गुने 10/100, 100 कितना होगा? 1% कमी। आ जाइए, क्या दिया है? 120/90 मीटर दो रेलगाड़ियां इतना की स्पीड जा रही है, समांतर पर दौड़ रही, एक दूसरे की ओर, अपोजिट डायरेक्शन हुआ, बीच की दूरी 90 मीटर बताया। 120, इसके बीच है 90 मीटर, फिर उसके बीच है कितना? कितना है? 90। अब बट्टा अपोजिट डायरेक्शन है 80 + 55 गुने 5/18, ये होगा टाइम। कितना होगा? 300 गुने 18 बट्टा 135 गुने 5। कितना सेकंड होगा? 8 सेकंड। आंसर होगा 8 सेकंड। आ जाइए, नेक्स्ट आइएगा। 12 पुरुष एक काम को 8 दिन पूरा करते हैं, 3 दिन काम करने के बाद यह तय हुआ कि शेष काम 4 दिन करना है, तो 3 दिन काम हो गया पूरा करना, कितने आदमी और बढ़ा दे ताकि सात शेष काम 4 दिन? 8 दिन में 3 दिन काम हो गया, तो बचा कितना? 5 दिन। तो 12 आदमी के लिए 5 दिन का काम है, तो आदमी कितना जोड़ो ताकि ये काम 4 दिन में हो जाए? तो 15 बराबर 12 + x, इसका मतलब कितना? 1280 को सम विषम भाजकों की कुल संख्या। देखिए 1280 को तोड़िए पहले 2 से, 640, फिर 2 से तोड़िए
320, फिर 2 तोड़िए 160, फिर 2 तोड़िए 80, फिर 2 तोड़िए 40, फिर 2 तोड़िए 20, फिर 2 तोड़िए 10, फिर 2 तोड़िए 5। अब देखिए, अब देखिएगा 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, 8 बार। अब 5 की तरह सम वाला में तो आप सम के पावर में नहीं जोड़ेंगे, ये होगा 8 दूना 16, एक अंक 16। अब विषम देखना है तो विषम तो एक हुआ, एक में 1 2 2 2, तो ये सम भाजक, ये होगा विषम भाजक। तो 16 और 2 कोई ऑप्शन है, मार दिए 16 और 2, और टोटल पूछता तो 16 2 18 हो जाता। आइए नेक्स्ट आइएगा, क्या दिया, 4 मील 4 प्रति घंटे की चाल चलते हुए कोई व्यक्ति दिए गए समय में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल 9 मील प्रति घंटा हो जाए तो उतने ही समय में कितना चलता है, साढ़े कितना मील है, 7.5 मील अधिक दूरी जाता है। इसका मतलब है कि 5 का बात करें तो 5 टी, देखिए ये दोनों का अंतर कितना होगा, 5, तो 5 टी 7.5, टाइम होगा 2.5 घंटा, नहीं 1.5 घंटा, टाइम होगा तुम्हारा कितना, 1.5 घंटा। इससे निकल गया 1.5 घंटा टाइम। अब तुमको करता है यदि वास्तव में कितनी दूरी गया, तो 4 के हिसाब से 1.5 किलोमीटर चलो, तो 4 डेढ़ 6, आंसर क्या होगा 6 मील। आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। इस तरह क्वेश्चन कल भी बताया था तुम लोग को, आ जाओ। क्वेश्चन है कि ए और बी किसी खाली टंकी को 18 और 27 में भर सकते हैं। सी, देखिए ए है, ओहो, ए है, बी है, सी है, सी निगेटिव है, 18 है, 27 है और ये 45। यदि मैं इसको 180 से तो नहीं होगा, 360, 450 दें, 900 से 27, 9 27 10, 270 हो जाएगा, 270 दे दो। ये हो गया कितना बार, 15 बार, ये हो गया 10 बार, और ये होगा 624, ये होगा -6। आ जाइए, कहता शुरुआत में जब पाइप एसी को चालू किया जाता है कुछ घंटों के बाद ए को बंद कर दो, बी को चालू करो, ठीक है। ए है, बी है, सी है, तो बी कितना देर चला, टी गुने 10, और सी चला पूरा 55 घंटा, -55 गुने 6, और ये चलेगा 55 माइनस टी गुने कितना, 15, बराबर 270। अब देखो 55 गुने 15, 55 गुने 6, तो बचेगा 55 गुने 15 में 6 गए 9, आई प्लस ये माइनस, तो -5 टी बराबर 270। अब तो टी बराबर 5 टी बराबर 9 पचे 45, 4 9 पचे 45, 495 में से 270 घटा दो, तो टी बराबर होगा 5 2 2, अब बट्टा कितना 5, आंसर 45 घंटा। आंसर लिखो 45 घंटा, सी ऑप्शन लगाओ। चौवन है, 54 क्या दिया है, ए अकेला कितना 20 दिन पड़ता है, बी अकेला उसे 15 दिन, वे साथ 5 दिन कार्य करते हैं, फिर शेष कार्य कार्य अकेले सी द्वारा 2 दिन समाप्त कर दिया जाता है, तो इन्हें पूरे कार्य के 24 रुपया मिलता है, तो किसका पूछता है, सी और ए के दैनिक वेतन का बीच का अंतर क्या है। अब बताइए, ए है, बी है, और ए बी वाले बताओ, 20 और 15 काम होगा, मान लो काम यदि दें 60 दें तो ये कितना दिन काम करेगा, 4, ये काम किया नहीं 3 3 डेली, ये करेगा कितना, 4 डेली। अब बताओ एक साथ मिलकर 5 दिन के लिए कार्य करते हैं, तो 5 दिन के लिए काम करते हैं वे एक साथ मिलकर, तो 4 3 7, 7 बचे 35 काम हो गया, किसके लिए, ए बी कंबाइंड। अब बताओ सी के लिए बचेगा कितना काम, तो 60 में से 35 घटा दो,
और ये कितना दिन काम करेगा? 2 दिन में। तो ऐसा करते हैं, CA का दैनिक वेतन के बीच का अंतर। अच्छा, एक काम करते हैं, रुको, इतना करना नहीं। 60 काम के लिए कितना रुपया है? 2400 रुपया। एक काम के लिए कितना है? 40 रुपया होगा। ठीक है, अब देखिए, तो एक बताओ, ए ने क्या किया, कहाँ गया क्वेश्चन? तो 35 काम हो गया, तो सी के लिए कितना काम बचा? 25 काम। तो 25 काम के हिसाब से 40 रुपया के हिसाब से कितना होगा? 1000 रुपये। अब आओ, तो कहता सी और ए की दैनिक वेतन, तो इसका मतलब हुआ, इसका 1000 हुआ, तो 2 दिन में 1000 काम करेगा। सी 2 दिन में, तो ठीक है, तो सी का पैसा होगा 1000 बटा 2, 500 रुपये। और ए का पैसा जो होगा, ए का पैसा 3 गुने 40, 120 रुपये। अब बताओ, 500 में से 120 घटा दो, तो कितना होगा? 380 रुपये। आंसर होगा 380 रुपये। और क्वेश्चन है? आ जाइए, एक क्वेश्चन और, चलिए ये भी देख लीजिए। एक शहर में एक सप्ताह का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सोम मंगल बुध का है, गुरुवार का 27.5 है, और गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार का है 29 डिग्री, ठीक तो है। ऐसा करो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कितना दिया है? 27.5। और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और नहीं, कौन है? वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड वेडनेसडे मंगल बुध बृहस्पति गुरुवार ना, यह शुरू किया है। अच्छा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे का कितना है? 29 डिग्री। रियल वैल्यू कितना है? 28। इससे ये कितना कम है? -0.5। कितना से गुना करोगे? 4 दिन का ग्रुप है, तो -2। ये कितना अधिक है? 1। 1 गुने 4, 4। रियल वैल्यू क्या होगा? 2। ठीक है, अब क्या करो, 2 एक्स्ट्रा है, 28 में 2 जोड़ दो, आंसर हो गया। आंसर मारो इसका, ठीक हो गया। हेलो हेलो। तो एवरीडे एएलपी टेक्नीशियन के टेस्ट में मैं CS सिंह आप लोग के साइंस के डिस्कशन में स्वागत करता हूं। इससे पहले कि आपका रीजनिंग GS और मैथ्स का डिस्कशन हो चुका है और अंतिम बारी आती है CS सर की, और आज के क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल गए होंगे। आप सभी लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया होगा। चलिए आज के साइंस के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं शानदार और जानदार तरीके से। आप सभी लोग उम्मीद है इस सेशन में जुड़ेंगे और अपने आंसर्स हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम ये चेक कर लें कि आपकी तैयारी पूर्ण रूप से ठीक ठाक चल रही है कि नहीं। एक बार हम थोड़ा सा लाइन खींच कर देख लेते हैं, कहां तक लिखें तो काम हमारा चल जाएगा। एक बार सब लोग क्वेश्चन अगर साफ साफ दिख रहा होगा तो एक, चलिए यहां तक दिख रहा है, यहां भी खींच के देखते हैं। ये लाइन नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं। तो हम अपना जो भी एक्सप्लेनेशन है वो इतने रेंज में लिखेंगे, ठीक है। यहां तक आप सब लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए एक बार सभी लोग एक टाइप कर दीजिए अगर सब कुछ सही सही चल रहा है, आवाज बिल्कुल साफ साफ आ रही है तो। और अपने मोबाइल के कीपैड्स का इस्तेमाल करके अपने स्व विवेक से सही सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है 56 नंबर। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है कि कुछ डायनासोर के पंख होते थे। अच्छी बात है,
कुछ डायनासोर, डायनासोर बहुत बड़ा जानवर था, एक सरीसृप था। जुरैसिक पार्क एक फिल्म बनी थी डायनासोर पे। तो हमारा क्वेश्चन इसी डायनासोर से है। कुछ डायनासोर के पंख होते थे, हालांकि वह उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों के पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका मतलब क्या होता है? डायनासोर का पंख था लेकिन वह उड़ नहीं सकता था, पक्षियों के पंख हैं और वो उड़ सकते हैं। इससे विकास के संदर्भ में इसका मतलब क्या है? पहला कहता है पक्षियों से सरीसृप विकसित हुए हैं, और दूसरा कहता है सरीसृप से पक्षी विकसित हुए। मतलब या तो पक्षी से सरीसृप का विकास हुआ, यानी पहले पक्षी आया बाद में सरीसृप आया, या पहले सरीसृप आया और बाद में उससे पक्षी का विकास हुआ। तीसरा कहता है सरीसृप और पक्षियों के बीच में कोई विकासीय संबंध नहीं है, और चौथा कहता है पंख दोनों जीवों में समजात संरचनाएं हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स है। उम्मीद है आप लोग अपने मोबाइल के कीपैड से इस सवाल का सही जवाब देंगे। चलिए दोस्त, आपकी बारी आती है। अगले 10 सेकंड तक हम आपके सवाल का इंतजार करेंगे, आपके उत्तर का इंतजार करेंगे, इसके बाद इसका सही आंसर देंगे। आपका समय शुरू हुआ। और टाइम आपका समाप्त हुआ। किसी ने सही जवाब अभी तक नहीं भेजा है। चलिए, इसका सही जवाब है कि डायनासोर में पंख था, नहीं उड़ पाया। पक्षियों में पंख थे और वे उड़ने लगे, या पंख होते हैं और वे उड़ते हैं। था इसीलिए लिखा क्योंकि डायनासोर अब नहीं पाया जाता है, इसीलिए लिखा क्योंकि पक्षी अभी पाए जाते हैं। और इसका यह मतलब होता है कि डायनासोर में जो पंख थे वो उनके किसी काम के नहीं थे। डायनासोर से विकास हुआ पक्षियों का, पक्षियों के शरीर में कुछ परिवर्तन हुए, कुछ एडेप्टेशन आया वातावरण और भौगोलिक और पर्यावरण की परिस्थितियों के हिसाब से, जिसके कारण इस पंख का प्रयोग उन्होंने उड़ने के लिए कर लिया। इससे यह पता चलता है कि पक्षियों का विकास सरीसृप से हुआ है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरीसृप से पक्षी विकसित हुए हैं। सर जी, एएलपी प्रहार 2024 बैच क्लास का वीडियो टाइम पर डाल दीजिएगा। अच्छा ठीक है, कल से प्रयास करेंगे टाइम पर डाल देने का। लेकिन आप लोग जो मेरे साथ इस चैनल पर अभी वर्तमान समय में जुड़े हुए हैं वो भी प्रयास करेंगे आंसर्स देने का। आपको एक सवाल मैंने पूछ रहा हूं, एक सवाल हम पूछ रहे हैं, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि सरीसृप से आपने देखा कि पक्षियों का विकास हुआ, आपको उस सरीसृप या उस पक्षी का नाम बताना है, या आप कहें तो उस जीव का नाम बताना है जो सरीसृप और पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, सरीसृप और पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी कौन सा जीव होता है? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। रोशन कुमार, ऑनलाइन टेस्ट चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चन निकाल लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको आप टाइम सेट करके 60 मिनट का क्वेश्चन का आंसर दीजिए और यूट्यूब पर उसका डिस्कशन देख लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। अभी हम पटना में नहीं रह रहे हैं तो आपको हम सॉल्यूशन बता दिए। रोशन कुमार, उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आपका कोई भी विद्यार्थी मेरे इस सवाल का जवाब अभी नहीं दिया तो चलो लिख लो। एक जीव है जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, और इस जीव को पक्षी एवं सरीसृप का, पक्षी एवं सरीसृप के बीच का संयोजक कड़ी कहा जाता है। पक्षी एवं सरीसृप के बीच का संयोजक कड़ी कहा जाता है। संयोजक कड़ी है, कौन है भैया मेरे? तो ये है आपका आर्कियोप्टेरिक्स। आंसर हो जाएगा वायरस। सर बिल्कुल गलत हो गया भाई, वायरस गलत है। वायरस को निर्जीव और सजीव के बीच का संयोजक कड़ी माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इस क्वेश्चन का उम्मीद है, चलो जिनको नहीं आता है नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करना है दोस्त मेरे।
आर्कियोप्टेरिक्स को पक्षी और सरीसृप के बीच का संयोजक कड़ी माना जाता है। वायरस को निर्जीव और निर्जीव के बीच का संयोजक कड़ी माना जाता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 पर कीपैड तैयार रखिए आंसर कमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर लिखिएगा 57, आंसर दीजिए इसका जल्दी से। तापमान में वृद्धि के साथ सामग्री की प्रतिरोधकता कम होती है, मतलब कौन सी ऐसी इसमें पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ने पर रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता कम होती है। ऑप्शन नंबर ए है कॉन्स्टेंटन, बी है चांदी, सी है सिलिकॉन और डी है नाइक्रोम। आपका समय शुरू होता है अब। आपके जैसा साइंस का, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तारीफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए इस सवाल का जवाब देंगे। तापमान में वृद्धि के साथ सामग्री की प्रतिरोधकता कम होती है, सामग्री कौन सी है? आप एक बात याद रखिएगा, सिलिकॉन, अर्धचालक, कुचालक, ग्रेफाइट, वैद्युत अपघट्य, 4 नाम याद रख लीजिए। अर्धचालक, कुचालक, क्या क्या बोले? ताप बढ़ने पर जिनकी प्रतिरोधकता घटती है, ताप बढ़ने पर जिनकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध जो भी पूछे घटती है, कौन कौन है? प्रतिरोधकता घटती है। इसका नाम आपको बताना है, कौन कौन से हैं जिनका तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती है। तो नाम याद रखिएगा, सबसे पहला आ जाएगा कार्बन या ग्रेफाइट, दूसरा नाम याद कर लीजिए आप अधातु या कुचालक, अधातु, तीसरा याद कर लीजिए कुचालक, चौथा याद कर लीजिए वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट, और पांचवा आप याद रख लीजिए अर्धचालक अपघट्य। चलो, और पांचवा अर्धचालक, अर्धचालक में सिलिकॉन भी आ गया, जर्मेनियम भी आ गया और बाकी लोग भी आ गए। आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर तीसरा। आ जाइए कॉन्स्टेंटन के बारे में बात समझ लीजिए। कॉन्स्टेंटन के बारे में आप जानते होंगे, इसका दूसरा नाम यूरेका भी होता है और यह एक मिश्र धातु है। इस मिश्र धातु में 55% कॉपर और 45% निकल होता है। 55% कॉपर होता है, 45% निकल होता है। 55% कॉपर, 45% निकल। इस कॉन्स्टेंटन की एक विशेषता जरूर याद रखिएगा, इसकी विशेषता होती है निम्न ताप प्रतिरोध गुणांक होता है, निम्न ताप प्रतिरोध गुणांक होता है इसका। और अगर इसका उपयोग पूछ दे तो उपयोग इसका याद रख लीजिएगा मानक प्रतिरोधक यानी स्टैंडर्ड रेजिस्टर बनाने में। यूज मानक प्रतिरोधक यानी स्टैंडर्ड रेजिस्टर के निर्माण में, क्योंकि तापमान में परिवर्तन से इनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा बदलता नहीं है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन से इनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा परिवर्तित होता नहीं है। नाइक्रोम आप सभी को पता होगा 80% निकल और 20% क्रोमियम का मिश्र धातु होता है और इसका उपयोग तापन कुंडली यानी हीटिंग कॉइल्स बनाने में होता है। तापन कुंडली के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार के शानदार डिस्कशन के से करने के लिए आप प्रगति पथ के यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन शाम को 6:30 बजे जुड़े। आपको बहुत सारे काम की इंफॉर्मेशन मिलेगी। सिर्फ यहाँ पर काम का बात होता है, सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपका किसी भी प्रकार का कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 58 पर। वृक्क उत्सर्जन में शामिल विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है? वृक्क उत्सर्जन में शामिल विभिन्न चरणों का, वृक्क का जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है उसको कहा जाता है नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन की संरचना अगर देखें तो नेफ्रॉन में एक बोमेन संपुट होता है। यहां से जो नलिका निकलती है इसको पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल या निकटस्थ कुंडली नलिका कहते हैं। यहां से आपका लूप ऑफ हेनली बन गया। ये इसका कहलाता है अवरोही अंग और अवरोही अंग, और ये इसका कहलाता है आरोही अंग। ठीक है, यहां से एक छोटा सा ट्यूब हॉरिजॉन्टल और होता है, इसको डीसीटी यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। और यहां से आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यानी कि संग्राहक नलिका होता है, कलेक्टिंग। चलो थोड़ा सा इधर बना देते हैं क्योंकि दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा। ये हो गया आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल।
हम इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल रहे हैं लेकिन दोनों लिख नहीं रहे। आप चाहें तो दोनों लिख सकते हैं। और ये आपका बोमेन संपुट है, इसको कहा जाता है बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल। और इसमें जो रक्त नलिका होती है पतली पतली, ये जो पतली पतली रक्त नलिका होती है, इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। चलो अब इसको एक एक करके आपको समझाते हैं। ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है मोटा मोटी। एक बार नाम सुन लीजिए। ये कप जैसा रचना बोमेन संपुट कहलाता है, बोमेन्स कैप्सूल। आप अलग स्थिर से लिख लीजिएगा, बोमेन संपुट कहलाएगा। इसमें जो रक्त केशिका होती है उसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। यहां से एक छोटा सा ट्यूब कम लंबाई वाला निकलता है, इसको पीसीटी इंग्लिश में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। और ये पीसीटी जो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका हिंदी होता है निकटस्थ कुंडलित नलिका। यहां से यहां तक का पार्ट लूप ऑफ हेनली कहलाता है। लूप ऑफ हेनली में नीचे वाला अवरोही और ऊपर आने वाला आरोही अंग कहलाता है। यहां पर जहां आरोही अंग समाप्त होता है वहां से डीसीटी यानी डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका होता है। और इसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यानी संग्राहक नलिका होता है। सबसे पहले याद रखना, ये बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं, देखना, बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में ब्लड का फिल्टरेशन होता है, ब्लड का फिल्टरेशन होता है। और फिल्टरेशन का हिंदी होता है निस्यंदन। दूसरा आ जाइए पीसीटी। पीसीटी में ग्लूकोज एवं एमिनो एसिड, ग्लूकोज एवं एमिनो एसिड का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। तो दूसरा प्रोसेस हो गया पुनः अवशोषण। चलो इसको कर देते हैं, का पुनः अवशोषण होता है। तीसरा नंबर आ गया अवरोही अंग, लूप ऑफ हेनली का भाग हुआ अवरोही अंग। इस अवरोही अंग में याद रखिएगा जल का पुनः अवशोषण होता है, पुनः अवशोषण होता है। और चौथा हो गया आरोही अंग। इस आरोही अंग में सोडियम का पुनः अवशोषण होता है, सोडियम का पुनः अवशोषण होता है। इसके बाद आ जाइए डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें यूरिया और यूरिक एसिड का स्रावन होता है, जो हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, ये इसको स्रावित कर देता है। फाइनली उत्सर्जन की प्रक्रिया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में होती है, जिसको सीडी कहते हैं, और ये उत्सर्जन का कार्य करता है। इसीलिए इसका सही क्रम होगा 58 का ए, निस्यंदन, इसके बाद पुनः अवशोषण, उसके बाद स्रवन और उसके बाद अंततः उत्सर्जन। यूरिया और यूरिक एसिड का स्रवन, चलो लिखा हुआ है, यूरिया और यूरिक एसिड का स्रवन। तो ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अस्थिर से कॉपी में लिख लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की अच्छी संभावना है। ऐसे क्वेश्चन विरले ही विद्यार्थी बनाते हैं और यही सब क्वेश्चन आपको रिजल्ट भी दिलाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अपने वोटिंग पैड को तैयार रखिए आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सेम के आकार का एक बड़ा लसीकाभ अंग है? सेम के आकार का लसीकाभ अंग, और यह सबसे बड़ा लसीकाभ अंग भी है, और इसको कहते हैं प्लीहा। प्लीहा को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। इसका दूसरा नाम होता है तिल्ली। और आपको याद रखना चाहिए, इसको हम अपने बॉडी का, शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं, ब्लड बैंक। और इसी को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा आरबीसी 120 दिन बाद नष्ट हो जाता है। नष्ट हुआ आरबीसी इसी स्प्लीन में जाता है, इसीलिए इसको आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। सबसे बड़ा सेम के आकार का लसीकाभ अंग होता है स्प्लीन, जो पीठ के पीछे, रिब्स के पीछे होता है। यह सबसे बड़ा अंग होता है। दूसरा नाम आ जाइए गल तुंडिका। नाम थोड़ा सा सुनने में अटपटा, लेकिन गला में जो टॉन्सिल है यह भी आपका लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। बाल्य ग्रंथि, शायद आपने जाना होगा, चेस्ट में एक छोटा सा ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड, जो बच्चों में सक्रिय होता है और बुढ़ापा में धीरे धीरे उम्र के साथ घटता चला जाता है, थाइमस ग्लैंड होता है।
आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि उम्र के साथ छोटी होती चली जाती है? आंसर होगा बाल्य ग्रंथि, और लसिका पर्वत और लिम्फ नोड्स होता है। तो सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है? प्लीहा। इसके बारे में याद रखिएगा, सबसे बड़ा लसिकाभ अंग भी होता है। आ जाओ मेरे दोस्त, पढ़ लो। सबसे बड़ा लसिकाभ अंग अगर पूछ देगा तो आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा का दूसरा नाम स्प्लीन, इसी का दूसरा नाम तिल्ली, और इसको बॉडी का ब्लड बैंक भी कहते हैं, और इसको आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। थाइमस ग्लैंड वृद्धावस्था में या धीरे धीरे उम्र के साथ, आयु के साथ ये घटता चला जाता है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। नीचे दिए गए समीकरण के अनुसार ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ मीथेन के 2 मोल से प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल प्राप्त होंगे? चलो अच्छे से बनाओ सवाल को। शानदार और जानदार डिस्कशन में आप सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लें, और अपने सवाल के जवाब को जो आप जानते हैं और जो आप सही जानते हैं जरूर उसका आंसर हमारे साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दे। रोशन कुमार, सिर्फ सी लिखने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन नंबर भी लिखना है। आ जाओ, नीचे दिए गए समीकरण के अनुसार ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ मीथेन के 2 मोल से प्रतिक्रिया करके CO के कितने मोल प्राप्त होंगे? देखो, 1 मोल अगर मीथेन का आधा मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब 1 मोल से 1 मोल मीथेन आधा मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अगर हम मीथेन का 2 मोल ले लें तो ऑक्सीजन के कितनी मोल खपत होगी? सिर्फ 1 मोल खपत होगी। इसका भैया 2 गुना कर लेंगे तो इसका भी 2 गुना ही लेंगे, और इससे 1 मोल से 1 मोल बना, या आधा मोल ऑक्सीजन से 1 मोल बना, तो 2 मोल से कितना बनेगा? 2 मोल से दुगना बनेगा, यानी 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहां पर इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप आधा मोल लेकर के बनाते तो आधा मोल से 1, तो 2 मोल से 4 हो जाता। सवाल आपका गलत हो जाता कि अगर यहां से बनाते आधा मोल से 1 तो 2 मोल से 4। अरे आधा मोल से 1, 2 मोल से 4 ये कैसे होगा? क्योंकि आधा मोल ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए 1 मोल चाहिए, तो 2 मोल को तो चाहिए 4 मोल ना, और 4 मोल हमारे पास मीथेन नहीं है, तो कहां से बनेगा? इसीलिए सवाल को अच्छे से समझिए कि 1 मोल को आधा मोल चाहिए तो 2 मोल को 1 मोल चाहिए, आधा मोल को 1 मोल चाहिए तो 2 मोल को 4 मोल चाहिए। मेरे पास 4 मोल मीथेन नहीं है, तो इधर से शुरू होगा। अब अगर यह क्वेश्चन पूछता है प्रतिक्रिया के अंत में कौन सी गैस शेष रहेगी, तो बोलते ऑक्सीजन। कितना मोल शेष रहेगा? तो 1 मोल खपत हुआ, 1 मोल शेष रहा, तो आप क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया के अंत में 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन बिना क्रिया किए शेष रह जाएगा, बिना क्रिया किए शेष रह जाएगा, बिना क्रिया किए शेष रह जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 61। तड़ित झंझा द्वारा उत्पन्न ध्वनि, तड़ित झंझा द्वारा, भाई बिजली चमकने द्वारा उत्पन्न ध्वनि तड़ित दिखाई देने के 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। तड़ित यानी कि बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। गड़गड़ाहट वाले बादल की अनुमानित दूरी की गणना करें। अब दूरी बराबर भाई क्या होता है? तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, क्योंकि प्रकाश तो जो लाइट चलेगी वो तो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड से चलेगा, वो तो तुरंत दिखाई दे देगा। तो जो भी दूरी डिसाइड होगा वो ध्वनि के चाल से होगा। चाल कितना दिया है? 340, और समय कितना है? 10, तो कितना हो गया? 3400 मीटर। इसका मतलब किलोमीटर में कितना? 3.4 किलोमीटर, और आंसर हो गया 61 का ऑप्शन नंबर तीसरा। 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 62। उर्वरकों और सीवेज की अधिकता के कारण
जल निकायों में बहुत अधिक नाइट्रोजन उत्पन्न होती है जो शैवाल की अत्यधिक वृद्धि और ऑक्सीजन के स्तर में कमी का कारण बनती है। इस प्रक्रिया का नाम क्या है? अब अगर कहता है कि अगर हम मिट्टी में ज्यादा उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो ये उर्वरक जो होता है वर्षा के पानी के साथ नदी, तालाब, झील में आ जाता है और इस पानी में नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण शैवाल उसमें बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, बहुत तेजी से उनकी वृद्धि होती है और इस प्रक्रिया को सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। आंसर होगा बी नंबर, सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन। एक ऑप्शन इसमें है जैव आवर्धन यानी इंग्लिश में बायो मैग्निफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? फूड चेन में यानी खाद्य श्रृंखला में जब हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर बढ़ते हैं यानी उत्पादक से उपभोक्ता की ओर बढ़ते हैं तो प्रत्येक स्टेप में या प्रत्येक आपका क्या कहते हैं स्टेप में ही कहेंगे, प्रत्येक स्टेप में जीवों में जो कुछ पदार्थ होते हैं जैसे डीडीटी वगैरह या जो क्या कहते हैं अजैव निम्नकरणीय पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा बढ़ते जाती है। तो फूड चेन में प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर अगर अजैव निम्नकरणीय पदार्थ की मात्रा बढ़ती है तो इस प्रक्रिया को जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। जैसे डीडीटी का मात्रा बढ़ा या मरकरी का मात्रा बढ़ा, मरकरी से आपको बीमारी याद होगा, मीना माटा, तो ये बायोमैग्निफिकेशन का परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो वातावरण में CO2 की मात्रा के वृद्धि से अगर वातावरण का तापमान बढ़ता है तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बच्चा 62 का ऑप्शन नंबर बी, सुपोषण। अगला ये क्वेश्चन नंबर है 63। जल में अम्लीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे डैश उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन है सल्फाइड आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। आपको यह पता है कि हाइड्रोक्साइड आयन कौन उत्पन्न करता है? बेस या एल्कली, आप कह सकते हैं क्षार उत्पन्न करता है। और अम्ल क्या उत्पन्न करते हैं? एसिड उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन आयन। अम्लीय विलयन के बारे में पूछा है इसलिए हाइड्रोजन विलयन सही आंसर होगा क्योंकि सल्फाइड आयन या क्लोराइड आयन सभी अम्लों में नहीं होते, लेकिन हाइड्रोजन आयन तो लगभग सभी अम्ल में होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर तीसरा, हाइड्रोजन आयन। अगर क्षारीय विलयन का पूछता तो आंसर देते हाइड्रोक्साइड आयन। अगला क्वेश्चन पर आते हैं 64। फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का अपवर्तनांक 1.46 है, 1.46 है। क्वार्ट्ज का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.46 और नीलम का अपवर्तनांक दिया है 1.77। अगर क्वार्ट्ज बीपी क्वार्ट्ज में प्रकाश की गति है और बीएस नीलम में प्रकाश की गति है तो कौन सा संबंध सही है? देखो, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तन। माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और बट्टा में अपवर्तनांक। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका वेग कम होगा। नीलम का अपवर्तनांक ज्यादा है, नीलम का वेग कम होगा, आंसर ए होगा। बीक्यू ज्यादा होगा यानी क्वार्ट्ज में चाल ज्यादा और नीलम में चाल कम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 68 का ए नंबर, बीक्यू ग्रेटर देन बीएस। कारण क्या बताएंगे? अपवर्तनांक अधिक होने पर किसी माध्यम का उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाती है। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली का घटक नहीं है? गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा क्या होता है? मादा में या महिला में योनि को मादा में होता है यानी कि महिलाओं के योनि को गर्भाशय से क्या कहेंगे? योनि महिलाओं में योनि को या महिलाओं की योनि को गर्भाशय से जोड़ने वाला संकरा मार्ग इसको गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं और यह नर प्रजनन अंग का भाग नहीं है, मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली का घटक नहीं है। आंसर हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा। मूत्र मार्ग यूरेथ्रा बिल्कुल होता है, मूत्र मार्ग को यूरेथ्रा कहा जाता है और ये होता है। शुक्राणु पुट्टिका यूरेथ्रा के नीचे एक छोटा सा
अंग होता है, एक जोड़ा शुक्राणु पुटिका इसको कहते हैं, सेमिनल वेसिकल। और ये वीर्य इसका स्राव, ये जिस पदार्थ का श्रावण करता है उसी से वीर्य का अधिकांश द्रव तैयार होता है। वीर्य का अधिकांश द्रव शुक्राणु पुटिका के ही लिक्विड से तैयार होता है। और लास्ट आ जाइए शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका क्या होता है? ये आपका शुक्राणुओं को जहां पर वो बनते हैं क्या कहलाता है? उसको वृषण। वहां से स्टोर और मैच्योर कहां होता है, मतलब संग्रहित और परिपक्व और संग्रहित कहां होता है? एपिडिडाइमिस में। और इस एपिडिडाइमिस से ये जाता है कहां पर? ये जाता है आपके यूरेथ्रा में। और जो लंबी नलिका है इसको ले जाती है, उसी को शुक्रवाहिका यानी वेस्ट डिफरेंस कहा जाता है। इसीलिए ये तीनों यानी कौन से? बी, सी और डी, ये तीनों मानव प्रजनन अंग के भाग हैं। कौन नहीं है? गर्भाशय ग्रीवा भाग नहीं है। आ जाइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग का 70। क्वेश्चन नंबर है 70। 70 कहता है किसी आयताकार गुटके की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 5 और 3 सेंटीमीटर है। 10, 5 और 3 सेंटीमीटर है। उस गुटके को धरती पर 3 विभिन्न प्रकार से रखा जाता है। इस गुटके द्वारा धरती पर आरोपित दाब के लिए कौन सा कथन सही है? कहता है सबसे अधिक दाब कब लगेगा? सबसे अधिक दाब कब लगेगा? सबसे अधिक दाब लगेगा कब? देखो, दाब बराबर प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो। गुटका को 3 तरीके से रख सकते हो, लंबाई चौड़ाई लेकर, लंबाई ऊंचाई लेकर और चौड़ाई ऊंचाई लेकर। एरिया कितने कितने का बनेगा? तो 10 बचे 50, 5 तिया 15 और 10 तिया 30, यानी एरिया 50 का बन सकता है लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई ऊंचाई से 15 का और लंबाई ऊंचाई से 30 का। एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, इसका मतलब आपको 15 वाला ऑप्शन के साथ जाना होगा। 5, 3 यानी चौड़ाई और ऊंचाई। तो सबसे अधिक दाब तब आरोपित होगा जब चौड़ाई और ऊंचाई से आधार बनाया जाए। आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर बी नंबर। आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर बी। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो फिर रोज शाम को 6:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन। समतल कोण और ठोस कोण में क्या होता है? समतल कोण की इकाई होती है आपकी रेडियन और ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन। तो दोनों के मात्रक तो होंगे लेकिन दोनों बीमाहीन होती है, इसलिए आंसर होगा बीमा, सॉरी इकाइयां और बीमा दोनों इकाइयां लेकिन कोई बीमा नहीं। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, कोण एक ऐसा भौतिक राशि और एकमात्र है। कोण एकमात्र ऐसा भौतिक राशि है जिसका मात्रक तो होता है लेकिन बीमा नहीं होती है। आ जाइए 72। एक विमान 50 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से उड़ान भरता है तो वायुयान के लिए कितनी दौड़ित पथ की आवश्यकता होगी यदि विमान का त्वरण भूमि के समानांतर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग यानी यू दिया हुआ है 50, एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको कितना? 2.5 का। और आपसे पूछ रहा है कि कितनी दौड़ित पथ की आवश्यकता होगी यदि विमान का औसत त्वरण, एक विमान 50 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से उड़ान भरता है तो वायुयान के लिए कितनी दौड़ित पथ की आवश्यकता होगी यदि विमान का, अच्छा प्रारंभिक वेग तो 0 होगा, उड़ान भरेगा तो अंतिम वेग कितना होगा? 50। एस बराबर आप सबको पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a होता है। स्टार्ट किया विमान, 50 का स्पीड पकड़ा, उड़ गया, तो 50 क्या हो गया? अंतिम वेग। तो ये हो गया 50 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बटा 2 गुना 2.5। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 500 मीटर और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। एक ठोस तापन पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, मतलब ठोस को गर्म करते हैं द्रव में बदलता है। कारण क्या है? कण एक दूसरे से टकराते हैं
अंतर आणविक आबंध के टूटने के बाद कण गति करने को मुक्त होता है। कण अधिक प्रबलता से कंपन करने लगते हैं। गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा की दर को बढ़ाती है। सच्चाई यह है कि जब हम लोग उसको ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो वो कंपन ज्यादा करता है और बॉन्ड को तोड़ देता है। जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है उसको कमजोर कर देता है। इसीलिए अंतर आणविक आबंध के टूटने के बाद कण गति करने के लिए मुक्त हो जाता है। आंसर होगा 73 का ऑप्शन नंबर बी। 2 क्वेश्चन और बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, स्कूटर के साइड मिरर में सभी वस्तुओं की छवि दिखाई देती है। स्कूटर का साइड मिरर में आप सभी को पता है कि उत्तल दर्पण लगा होता है और उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए आंसर हो जाएगा वस्तुओं की तुलना में उनसे छोटे। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये बनाता है काल्पनिक सीधा, काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं भैया मेरे, और छोटा। और आज के लिए हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 आ जाओ। एक यौगिक X को गर्म करने पर एक रंगहीन गैस उत्पन्न होता है जो एक जलती हुई मोमबत्ती को बुझा सकती है। निश्चित रूप से यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है जो जलती मोमबत्ती को बुझाएगा। और एक कड़वा स्वाद वाला यौगिक जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने के लिए करते हैं, कड़वा स्वाद वाला वो यौगिक है सोडियम कार्बोनेट। यौगिक X क्या होगा? तो यौगिक X होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H2O बनता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो आज के डिस्कशन को आपने एंजॉय किया होगा। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि थोड़ा दोबारा देखने का जरूरत है, उनको आप जरूर दोबारा देखिए। खूब जम के मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। निश्चित रूप से मेहनत करने वालों का रिजल्ट जरूर होता है। आप भी खूब मेहनत कीजिए। उम्मीद है आप मेरी बात को मानेंगे। कल शाम को फिर से हम लोग 6:30 बजे अपने एवरीडे टेस्ट नंबर 4 में मिलने जा रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।